बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 1.13 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.12 कंप्लीट सॉल्व की। क्वेश्चन नंबर 10 तक जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर बासानी जो लेक्चर चाहें ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। जब अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स वहां पर मौजूद है। आप जो लेक्चर लेना देखें जी। 1.13 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन, कि इन क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन मीन जब हम इनको सॉल्व करें तो इनके आंसर इक्वल होने चाहिए। अगर आंसर इक्वल होंगे तो वो प्रोपोर्शन में होंगे, अगर आंसर इक्वल नहीं होंगे तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके मुतालिका डेफिनेशन कर लेते हैं, प्रोपोर्शन की और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रोपोर्शन की। जिन बच्चों ने डेफिनेशन नहीं करनी वो वीडियो को स्किप करके वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए जी, फर्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है प्रोपोर्शन की। आ प्रोपोर्शन इज़ अ मैथमेटिकल कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज़, यानी कि प्रोपोर्शन जो है ये मैथमेटिकल कंपैरिजन है, मुवाजना है टू रेशोज़, दो निस्बतों के दरमियान। जैसे कि 5, 10 एक हमारे पास निस्बत है, 9, 18 सेकंड हमारे पास निस्बत है। इन दोनों के दरमियान जो ये कंपैरिजन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब एक बात आपने याद रखनी है, इस प्रोपोर्शन की फॉर्म में जो लिखे गए क्वेश्चन है ये हमारे पास ए, बी, सी और ये डी, फर्स्ट और लास्ट को यानी कि एक्सट्रीम एलिमेंट को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन। ये एक्सट्रीम मतलब बैरूनी नंबर और मीन्स, ठीक है जी, इसे हम उर्दू में कहते हैं वस्तान, इसे हम कहते हैं वस्तान और इसे कहते हैं तरफैन। ठीक है जी। ए और डी हमारे पास एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन कहलाएंगे, बी, सी हमारे पास मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन कहलाएंगे। ठीक है जी। और इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम जो हमारे पास रेशो है हम इसको बटे की फॉर्म में लिखते हैं, और जो हमारे पास ये प्रोपोर्शन है इसे हम इक्वल का साइन यूज़ करते हुए लिखते हैं। सी ओवर डी आ रहेगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ ये है कि अपने ए, बी, सी और डी को याद करना है कि क्या कहा जाता है। अब देखिए जी, ए हमारे पास है इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट कह लें या टर्म कह लें। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शन। और बी इज़ कॉल्ड सेकंड एलिमेंट और टर्म ऑफ प्रोपोर्शन। सी इज़ कॉल्ड थर्ड एलिमेंट और टर्म ऑफ प्रोपोर्शन। डी इज़ कॉल्ड फोर्थ एलिमेंट ऑफ और टर्म ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है जी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ एलिमेंट कह लें या टर्म कह लें। काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन, काइंड ऑफ प्रोपोर्शन, फर्स्ट काइंड है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सेकंड काइंड है इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है जी। फर्स्ट डेफिनेशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। टू क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ़ इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़े या कम हो, इन वन क्वांटिटी एक मिकदार, काजेज़ द इंक्रीज़ और डिक्रीज़, वजह बने दूसरी क्वांटिटी की बढ़ने या कम होने की, इन द अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशो, यानी कि ऐसा प्रोपोर्शन जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े या एक के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर हम जो एरो यूज़ करेंगे उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों एरो ऊपर की जानिब होंगे। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर देख लें, द क्वांटिटी ऑफ बुक्स इज़ इंक्रीज, अगर बुक्स की तादाद बढ़े, द प्राइस ऑफ बुक्स विल आल्सो बी इंक्रीज, तो उनकी जो प्राइस है वो भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। किताबें बढ़ने से प्राइस बढ़ेगी, किताबें कम होने से प्राइस कम होगी। सेकंड, इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन, टू क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ़ द
इफ़ द इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज द डिक्रीज और इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशो, यानी कि ऐसा प्रोपोर्शन कि जिसमें एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो या एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार बढ़े, तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में एरो जो है, एक एरो ऊपर की जानिब होगा और एक एरो नीचे की जानिब होगा। इनडायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल देखें जी। इफ़ द स्पीड ऑफ कार इज़ इंक्रीज़, अगर कार की स्पीड बढ़ा दी जाए, देन द ट्रैवलिंग टाइम, तो सफ़र का टाइम विल बी डिक्रीज़, कम होगा, यानी कि स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो सफ़र में टाइम कम लगेगा। सेकंड एग्जांपल, इफ़ द नंबर ऑफ़ वर्कर्स इज़ इंक्रीज़, अगर काम करने वाले बढ़ जाएं, देन लेस टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क, तो काम करने वाले अगर बढ़ जाएं तो काम करने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। तो इनका ताल्लुक भी आपस का इनवर्सली या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ठीक है जी, ये डेफिनेशन हो गई। अब हम क्वेश्चन करते हैं। 1.13 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, हमने बताना कि कौन से क्वेश्चन प्रोपोर्शन में हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है जी। प्रोपोर्शन का सेकंड मीनिंग इक्वल भी है कि हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में ये फार्मूला यूज़ होगा जी। इन प्रोपोर्शन, अगर प्रोपोर्शन हो, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर प्रोपोर्शन होगा तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल ना हुआ तो वो प्रोपोर्शन नहीं होगा। ठीक है जी। अब हम इसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखिए जी। ये हमारे पास 2 रेशोज़ का प्रोपोर्शन है। अब हमने इसको देखना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अब ये हमारे पास देखें, ये मीन्स है और ये एक्सट्रीम। ये हमारे पास मीन्स 2 and 35 और 7 और 10 हमारे पास एक्सट्रीम। ठीक है जी। प्रोपोर्शन के लिए हमने ये प्रूव करना होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना जी। 2 × 35 इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 7 × 10। अब 2 × 35 70, 7 × 10 70। अब ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है। सो दिस प्रोपोर्शन यानी दिस क्वेश्चन इज़ इन प्रोपोर्शन। ठीक है जी, इन प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन जो है ना प्रोपोर्शन में है। अब पार्ट 2 देखें। अब देखिए भी, इसमें भी हम सबसे पहले ये हमारे पास मीन्स और ये हमारे पास एक्सट्रीम, यहाँ पर राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। पहले आप मीन्स लिखें या एक्सट्रीम लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 6 × 5 इज़ इक्वल टू एक्सट्रीम 2 × 20, 2 × 20। अब देखें जी, 6 × 5 = 30, 2 × 20 40 इज़ नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है। सो इज़ नॉट, दिस क्वेश्चन इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन। पार्ट 3 में देखें जी। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 12 × ये मीन्स है 12 और 4, 12 × 4 इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 16 × 3। अब
12 मल्टीप्लाई 4 48, 16 मल्टीप्लाई 3 48। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। तो ये क्वेश्चन जो है सो इट इज़ इन प्रोपोर्शन। ठीक है जी। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में भी सबसे पहले आप फार्मूला राइट करेंगे। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे पास 8 और 70 है। 8 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 10 मल्टीप्लाई 56। 10 मल्टीप्लाई 56 इसे मल्टीप्लाई करें। 8 7 द 56, 0 एज इट इज़। 1 मल्टीप्लाई 56, 0 एज इट इज़। अब देखें ये इक्वल है तो इट इज़ इन प्रोपोर्शन। पार्ट 5 देखें जी। अब देखें जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्वेश्चन 1 के पार्ट 5 में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे पास 50 और 9 है तो मल्टीप्लाई करें। 50 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 15 मल्टीप्लाई 30। अब 9 5 द 45, 0 एज इट इज़। अब 15 3 द 45, 0 एज इट इज़। ठीक है जी। अब देखिए ये दोनों नंबर इक्वल हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सो इट इज़ इन प्रोपोर्शन। पार्ट 6 देखें जी। पार्ट 6 में देखें जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे पास 4 और 3 है। 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास 20 एंड 40 है। 20 मल्टीप्लाई 40। अब देखें जी 4 3 ज़ा 12, 20 मल्टीप्लाई 40, 2 4 ज़ा 8, 2 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब देखें जी ये इक्वल नहीं है, दोनों के प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, सो इट इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है जी। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। अब देखिए इन तमाम क्वेश्चन में एक वेरिएबल दिया गया है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी, और वो वैल्यू हम प्रीवियस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ किया था प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 देखिए जी। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब देखें जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 6 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 7 मल्टीप्लाई 50। अब हमने x की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है तो आप 6 को ले जाएं राइट साइड पर। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा ओवर 6। अब यहाँ पर देखें जी कोई कटिंग नहीं हो रही, बल्कि 2 की टेबल में कटिंग हो रही है। कर दें 2 3 ज़ा 6, 25 2 द 50। अब इसे मल्टीप्लाई करें जी। 7 मल्टीप्लाई 25 175 ओवर 3। इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखेंगे आप लॉन्ग डिवीजन से मैं डिवाइड कर सकते हैं और कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इन्हें डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 58.33। अब अगर राउंड ऑफ करें तो नेक्स्ट तमाम नंबर जो है वो 5 से लेस हैं, तो आप 3 तक राउंड ऑफ कर सकते हैं, 1 ऐड नहीं करेंगे। ये इसका आंसर है। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में देखें जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 8 और 45 आपके पास मीन्स हैं। 8 मल्टीप्लाई 45 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम y मल्टीप्लाई 20। यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि जिसमें अननोन वेरिएबल हो, एक्सट्रीम में हो या मीन्स में हो, तो वो आप यहाँ पर राइट करें ताकि बाद में आपको वेरिएबल लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर ना आना पड़े। ठीक है जी। अगर ना लेके आएँ तो
आंसर में फ़र्क नहीं होगा, लेकिन हम आम रूटीन में वेरिएबल को लेफ़्ट हैंड साइड पर रखते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन देखें जी, मल्टीप्लाई करें 45 मल्टीप्लाई 8, 8 5 द 40, 8 4 द 32 प्लस 4 36, 360 इज इक्वल टू 20। यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ 2, 2 18 द 36, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18। यही हमने फाइंड करना। पार्ट 3 देखें जी। अब पार्ट 3 में देखिए जी, मैंने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले राइट किया और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बाद में। ठीक है, ताकि जो अननोन वेरिएबल है वो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में आ जाए। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम z मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 9 मल्टीप्लाई 15। अब देखिए क्योंकि हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसे मल्टीप्लाई ना किया करें। ठीक है जी, 9 मल्टीप्लाई 15 ऐसे ही यहाँ पर राइट करें ताकि कटिंग करने में आसानी हो। 35। ठीक है जी। अब देखें जी 3 की टेबल में कटिंग नहीं हो रही, 5 की टेबल में कटिंग हो रही है। करें जी 7 5 द 35, 3 5 द 15। ठीक है जी। अब मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई करें जी 9 मल्टीप्लाई, बल्कि नीचे राइट करें 9 मल्टीप्लाई 3 27 ओवर 7 z इज इक्वल टू, ये आ गया। अब इन्हें हम डिवाइड करते हैं जी, 27 डिवाइड 7, 7 3 ज़ा 21, माइनस करें 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 2 0। अब ये नंबर हो गया छोटा, आप यहाँ पर देंगे पॉइंट और यहाँ लगाएंगे 0। 7 8 द 56, माइनस करें रिमाइंडर आपके पास 4। अगेन हमने क्योंकि पॉइंट लिया हुआ, आप यहाँ पर लेंगे 0। 7 की टेबल आप 40 तक रीड करें। 7 5 द 35, माइनस करें 5। अगेन देखें जी, आप यहाँ पर लें 0 50। 7 की टेबल आप रीड करें 50 तक। 7 7 द 49, माइनस करें जी 1 अप टू 100। ये इस तरह सिलसिला चलता चला जाएगा। आप इसे राउंड ऑफ कर लें। z इज इक्वल टू, इसे डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर आया 3.857। आप पॉइंट के बाद एक नंबर तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, 2 नंबर तक भी कर सकते हैं। आप इसे राउंड ऑफ करें जी 1 नंबर बुक के मुताबिक, पॉइंट के बाद यानी कि 1 डेसिमल पॉइंट तक। 3.8 तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। आप नेक्स्ट नंबर चेक करें वो 5 से ग्रेटर है या 5 है, तो आप 8 में 1 ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो ये 9 हो जाएगा। 3.9 इसका आंसर है। पार्ट 4 देखें जी। आपने यहाँ भी डिवाइड जो है ना वो 5 तक कर लें, क्योंकि हमने 5 की मदद से राउंड ऑफ किया, 7 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। देखें जी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास W और 18 है पार्ट 4 में, तो W मल्टीप्लाई 18। प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 2। अब देखें जी W हमने क्योंकि फाइंड करना है तो आप इसे ले जाएं राइट साइड पर, 2 मल्टीप्लाई 24 ओवर 18। अब यहाँ पर कटिंग करें जी, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अब 24 और 9 की 3 की टेबल में कटिंग हो रही है। करें जी 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, यानी कि W इज इक्वल टू 8 ओवर 3। इसे डिवाइड करेंगे 8 ओवर 3, 3 2 द 6, माइनस करें रिमाइंडर 2। अब ये नंबर हो गया छोटा, आप पॉइंट लेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। 3 6 द 18, माइनस करें रिमाइंडर 2, फिर अगेन 0 लेंगे, फिर 3 की टेबल 20 तक रीड करेंगे। 3 6 द 18, माइनस करें, अगेन हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा। इस तरीके से सिलसिला
चलता चला जाएगा, आप इसे राउंड ऑफ करें। अब देखें जी, W इज़ इक्वल टू 2.66 और ये चलता चला जा रहा है, इसे 1 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ कर लें। 2 पॉइंट, अब सेकंड नंबर 5 से क्योंकि ग्रेटर है तो आप इस 6 में प्रीवियस 6 में 1 ऐड करेंगे तो 2.7 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 से 9 तक तमाम क्वेश्चन में डेफिनेशन यूज़ होंगी जो हमने अभी डिस्कस की हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की, वो आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। और ये 4 पॉइंट आप याद कर लें। पॉइंट नंबर 1 देखें जी, प्रोडक्ट और प्राइस के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होता है, ठीक है जी। यानी कि प्रोडक्ट बढ़ने से प्राइस बढ़ेगी, प्रोडक्ट कम होने से प्राइस कम होगी। नंबर 2, पर्सन या हॉर्स यानी कि इंसान हो या जानवर, उनके और खुराक के दरमियान भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ताल्लुक़ होता है कि अगर ज़्यादा इंसान खाने वाले होंगे तो खुराक की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और अगर कम खाने वाले होंगे तो कम खुराक से गुजारा चल जाएगा, ठीक है जी। खाने वाले और खाना, इनके दरमियान भी ताल्लुक़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। नंबर 3 पर देखें जी, क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन के दरमियान भी प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट होगा, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। यानी कि क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। अगर पर्सन को बढ़ा दिया जाए तो उनके पास डिवाइड होने वाली जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 16 अगर पेन हो और 4 पर्सन हो, 16 पेन को हम डिवाइड करें 4 पर्सन में तो यहाँ पर क्वांटिटी बनेगी ईच पर्सन के पास 4 पेन। यानी कि अगर 16 पेन को हम 4 पर्सन में डिवाइड करें तो हर एक के पास जो पेन आएंगे वो 4 आएंगी, ठीक है जी। अगर हम पर्सन को बढ़ा दें, ये हम कर दें 8, ठीक है जी, 8 पर्सन। अब यहाँ पर देखें जी क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी 2, क्योंकि फिर जब 8 पर्सन हो जाएंगे तो हर किसी के पास, क्योंकि 16 पेन है तो हर पर्सन के पास 2 पेन आएंगे। अब देखिए जी, हम पहले हमारे पास 4 पर्सन थे और क्वांटिटी 4 थी, ठीक है जी। अब पर्सन हमने बढ़ा दिए हैं तो क्वांटिटी कम हो गई है, मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए तो इसे हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। नंबर 4 देखिए जी, वर्क और वर्कर्स, यानी कि काम और काम करने वालों के दरमियान भी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अगर काम करने वाले बढ़ जाएं तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। इनको आपने नोट कर लेना। अब इसके मुताबिक हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, स्टेटमेंट देखें। इफ़ 7 kg पोटैटोज़ कॉस्ट 140 रुपीज़, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg पोटैटोज़, ठीक है जी। यानी कि 7 किलोग्राम पोटैटोज़ की जो कीमत है वो है 140। तो अगर हम पोटैटोज़ की क्वांटिटी बढ़ा दें, 12 kg कर दें तो उसकी रुपीज़ हमने फाइंड करनी है कि कितनी हम उसे अदा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम जो गिवन डाटा है वो राइट करेंगे, और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पर हमने कॉस्ट जो हम पे करेंगे 12 kg पोटैटोज़ की, वो उसे हम x के इक्वल लेट करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आप वो चीज़ राइट कर लेंगे जो फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड कॉस्ट, ये हमने फाइंड करनी है, आप इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। अब दो चीज़ें जी, एक है पोटैटोज़, ये है केजी में, और दूसरे नंबर पे है कॉस्ट, ये है रुपीज़ में, ठीक है जी। अब पोटैटोज़ हमारे पास 7 kg है, वो है 140 के। अगर पोटैटोज़ हम बढ़ा दें 12 kg कर दें तो इसकी हमने कॉस्ट, इसकी हमें पैसे फाइंड करने हैं, ठीक है जी। ये हमने लेट किया x के इक्वल। अब सबसे पहले आपने इनके दरमियान के ताल्लुक़ देखना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो उससे पहले आप यहाँ पर लगाएं एरो। एरो हमेशा अननोन से नोन की तरफ लगेगा, मतलब ऊपर की जानब लगेगा, ठीक है जी, x से ऊपर की जानब। ये है अननोन, ये है नोन, ठीक है जी। अननोन से नोन की जानब हमेशा एरो लगेगा। अब इस एरो के मुताबिक आपने यहाँ पर एरो लगाना है। अगर होगा ये
इनके दरमियान प्रोपोर्शन डायरेक्ट, तो एरो यहाँ भी ऊपर की जानब लगेगा, ठीक है जी। अगर इन दोनों के दरमियान प्रोपोर्शन होगा इनडायरेक्ट यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, तो एरो नीचे की तरफ, इन्वर्स मीन उलट, नीचे की जानब लगेगा। अब यहाँ पर देखिए जी, पोटैटोज़ ये एक प्रोडक्ट है, कॉस्ट। अब प्रोडक्ट और कॉस्ट के दरमियान इनके किसी भी चीज़ और उसकी कीमत के जो दरमियान जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि वो चीज़ अगर उसकी क्वांटिटी हम बढ़ा दें तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो अब यहाँ पे एरो जो है वो ऊपर की जानब लगेगा, ठीक है जी। ये हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोडक्ट और प्राइस के दरमियान जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पर आप लिख भी दें, एज पोटैटोज़ इज़ इंक्रीज़, पोटैटोज़ की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हुई है, सो कास्ट आल्सो इंक्रीज़, तो उसकी कास्ट भी क्या, कीमत भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है जी। अब हमने इन एरोज़ की मदद से यहाँ पर इनको रेशोज़, 2 रेशोज़ को इक्वल लिखना है। अब देखें जी, जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो नंबर हम लिखेंगे ऊपर, यानी कि वो हमारे पास होगा न्यूमिनेटर, और जहाँ पर एरो एंड हो रहा है, यहाँ से 12 से एरो स्टार्ट हो रहा है और 7 पे एरो जो है वो एंड हो रहा है, तो 12/7। अब ये 2 रेशो हैं तो इसे आप लिखेंगे इक्वल। अब यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है एक्स से, तो एक्स ऊपर आएगा, एंड हो रहा है 140 पर, वो नीचे आएगा। अब हमने यहाँ पर क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि रिक्वायर्ड कास्ट है, तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए 140 को लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12/7 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर देखेंगे कटिंग हो रही है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 0 0, ठीक है जी। अब x इज इक्वल टू 20 × 12, ठीक है जी। तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 12 2 ज़ा 24, 0 एज इट इज़। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो कॉस्ट है जो उसने 12 kg पोटैटोज़ की दी वो है 240, ठीक है जी। सो आप यहाँ पर लिख दें, कॉस्ट ऑफ 12 kg पोटैटोज़ इज़ 240 रुपीज़, ठीक है जी। यही हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर देखिए जी 4 to 9 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो लाइक और शेयर करें, और प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।